नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ आपके माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर किसी और भी टॉपिक पर क्लास लेना चाहते हैं तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसा टॉपिक है डियर, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास भी आप इससे रिलेटेड चीजों को देखते हैं। इसके कई सारे स्टूडेंट्स या फिर कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप देखते हैं कि इनको क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस उनके अंदर देखने को मिलती है। यानी कि बात करें कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, क्या है हाइपर सेंसिटिविटी, क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, क्या देखते हैं अपन हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना, वो एक तरीके से क्या है, एलर्जी है। क्या है भाई, एलर्जी है। क्या है, एलर्जी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि एलर्जी आपने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कंप्लीट एलर्जी प्रोफाइल कराइए भाई, इसका आईजीई कराइए, या फिर अपन बोलते हैं क्या आपसे कि भाई इसका ड्रग एलर्जी कराइए, फूड एलर्जी कराइए, इनलाइट एलर्जी कराइए। डस्ट से एलर्जी तो नहीं है, किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है, वेस्ट से एलर्जी तो नहीं है, नॉन वेस्ट से एलर्जी तो नहीं है। तो वो सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, आपके एलर्जी के अंदर, जिसको अपन किस में पढ़ने वाले हैं, हाइपर सेंसिटिविटी में। इसका मतलब क्या होता है, एलर्जी होता है। यहां तक बात समझ में आती है। अब एक्चुअल मीन की बात करें कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, भाई होती क्या है हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या होता है, ओवर एक्टिवेशन होता है। किसका ओवर एक्टिवेशन होता है, ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। बताती है समझ में कि भैया इसके अंदर ओवर एक्टिवेशन हो जाता है। किसका, इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिवेशन होता है। यानी जो आपका इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, जो आपकी इम्यून रिएक्शंस होती हैं, वो क्या करता है, जो सिस्टम होता है उनको क्या कर देता है, एक्सेसिव मात्रा में कर देता है। या फिर मैं बोलूं या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई एक्सेसिव रिएक्शन लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। क्या बोल सकता हूं, एक्सेसिव reactions leading to tissue damages। ऐसी रिएक्शंस जो कि एक्सेसिव मात्रा में होती हैं, कब, जब कोई टिश्यू क्या होता है, डैमेज होता है। तो उस समय क्या करता है, आपका जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, वो एक्सेसिव मात्रा में एक्टिवेट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, बात आती है समझ में। तो ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा सा हो गया। अभी अपन इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, फिर इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। कंप्लीट रूप से आज अपन हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो चलिएगा, सबसे पहले आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए, अब आप बात करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी के जो आपका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी को ना टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका इमीडिएटेड और दूसरा होता है आपका डिलाइड। इमीडिएट जो आपके हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटीबॉडी और सेल मीडिएटेड होते हैं। यानी उनमें जो मीडिएटेड पाए जाते हैं वो सेल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, एंटीबॉडी हो सकते हैं। लेकिन आपका जो डिलाइड जो होता है वो आपका कैसा होता है, सेल मीडिएटेड आपकी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। बात आती है समझ में। अब दो वैज्ञानिक हुए, जेल और कूम, 1963 में इन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को क्लासिफाइड किया 4 टाइप्स के अंदर। कितने टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया, 4 टाइप्स के अंदर, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस। किसके ऊपर, डिफरेंट आपकी जो मैकेनिज्म है पैथोजेनेसिस की, उसके आधार पर जेल और कूम ने 1963 के अंदर क्या किया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को क्लासिफाइड कर दिया है 4 टाइप्स के अंदर, जो कि बेस्ड थे किसके ऊपर, डिफरेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस। यानी कि पैथोजेनेसिस की जो मैकेनिज्म है इनके डिफरेंशिएट करने के, इनके डिफरेंस होने के आधार पर, डिफरेंट होने के आधार पर इनको क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। कितने टाइप्स के अंदर, 4 टाइप्स ऑफ आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के आधार पर किया गया। फर्स्ट टाइप है आपका एनाफिलाइटिक रिएक्शन, जिसको अभी अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरा टाइप है आपका साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। थर्ड है आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स। फोर्थ है आपका डिलाइड एंड सेल मीडिएटेड रिएक्शंस। ये 4 टाइप्स की रिएक्शंस को क्या किया गया, इन कूम और जेल ने इसको क्या किया गया है,
क्लासिफाइड किया है। और किसके ऊपर क्लासिफाइड किया? डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस की डिफरेंट मैकेनिज्म के आधार पर इनको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। बात आती है समझ में। आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में टाइप 1 की, और अच्छे से समझना इस वीडियो को, क्योंकि टाइप 1 जो है वो आप लोग कई बार आपके जीवन में देखते हैं, हर जगह पर आप इनको देखेंगे। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, क्या होती है टाइप 1 आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, क्या इसके केमिकल मीडिएट्स होते हैं, मीडिएटेड होते हैं, जो मीडिएट बनते हैं इसके प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो वो सारी चीजों के बारे में आज अपन वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई। ये सिंबल आपका जो है वो किसका है भाई? एंटीबॉडी का है। जैसे आप मान के चलिए ये आपका क्या है? कोई भी सेल है, सेल के ऊपर क्या रहते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इन एंटीबॉडीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और ये बाइंड हो जाते हैं। तो ये जो सिंबल है वो आपका किसका है? एंटीबॉडी का सिंबल है। राइट? चलिए, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, और उससे पहले आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर राइट डाउन कर लें। अब अपन बात करेंगे टाइप 1 एनाफिलेटिक रिएक्शन के बारे में। देखिएगा, टाइप 1 की बात करेंगे, एनाफाइलेटिक, इसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे इसको, कि ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी का फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो होता है इसके अंदर देखिए, अपन जब आपकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइप को अपन पढ़ लेंगे तो इसमें एक डिफरेंशिएट जो रहेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। इसके अंदर अपन चीजें क्या पढ़ेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी हो, ये जो रिएक्शंस हैं आपकी, इनके अंदर जो अपन स्टडी करते हैं वो क्या स्टडी है? वो है आपकी एंटीबॉडी और एंटीजेंस की। एंटीजन की बात करते हैं और एक बात करते हैं एंटीबॉडी की। बात आई समझ में? एक टाइप में जो आपका इसका जो एंटीजन होता है, इसका जो एंटीजन होता है वो कैसा होता है? फ्री होता है। कैसा होता है? फ्री एंड फॉरेन होता है। फॉरेन होता है। कैसा होता है भाई? फ्री एंड फॉरेन होता है एंटीजन। बात करेंगे इसकी एंटीबॉडी की, तो इसकी जो एंटीबॉडी होती है वो फिक्स्ड होती है ऑन द सरफेस ऑफ आपके मास्ट सेल एंड वेजोफिल। बात आई समझ में? देखो, कहने का मतलब क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी, कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी के पास जाता है तो ये क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं। तो अपन ये कह रहे हैं कि जो इसका एंटीजन होता है वो फ्रीली होता है, फ्री होता है, बट कैसा होता है? फॉरेन पार्टिकल होता है, यानी कि ऐसा पार्टिकल जो बाहर से हमें कहीं से लगा हो। अगर अपन एक एग्जांपल की बात करें तो अपन पोलन ले सकते हैं, जो कि आपके किसी गार्डन से आपसे लग सकता है। बात आती है समझ में? तो वो क्या है? फॉरेन पार्टिकल है। तो फॉरेन एंड फ्री होता है एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी जो इसकी होती है वो फिक्स्ड होती है। कहां फिक्स होती है? सरफेस ऑफ मास्ट सेल या वेजोफिल। वेजोफिल या मास्ट सेल पर इसके एंटीबॉडी फिक्स होने के कारण, आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शंस जो होती हैं वो किससे होती हैं? इनके कंबाइंड होने से होती हैं। तो आप मान के चलिए, अगर इसका जो एंटीबॉडी है वो फिक्स्ड है, जैसे कि ये है आपका, यहां आपका एंटीबॉडी क्या है? ये फिक्स है, और आपका एंटीजन यहां आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? यहां फिक्स ही हो जाएगा। तो दोनों जब ये कंबाइन कर लेंगे तो क्या ये सर्कुलेशन के अंदर फ्रीली मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मुझे समझाना था कि एंटीजन जो होता है इसका वो फ्रीली होता है, लेकिन फॉरेजन फ्री होता है, लेकिन फॉरेजन होता है, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता। लेकिन एंटीबॉडी जो होती है वो फिक्स्ड होती है ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड वेजोफिल्स। इसका मेरे को बताने का मेन मीनिंग क्या है? वो ये है कि जहां पर जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है वो क्या नहीं करती है? आपके सर्कुलेशन के अंदर फ्रीली मूव नहीं करती। बात आती है समझ? अब आइए थ्योरी पर। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एंटीबॉडी आर फिक्स्ड ऑन द सरफेस ऑफ टिश्यू सेल। जो आपके टिश्यू सेल्स हैं उसकी सरफेस पर क्या होती हैं? ये एंटीबॉडीज फिक्स्ड होती हैं। इतना तो समझ में आया। देन अपन किसकी बात करेंगे? देन बात करेंगे आप कि वो जो टिश्यू सेल्स होती है वो कौन सी है? आपकी मास्ट सेल हो सकती है या वेसोफिल हो सकती है। ठीक है, इन द सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल। बात आई समझ में? यानी कि जो आपका एंटीबॉडीज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं टिश्यूज की सेल्स पर, जो कि मास्ट सेल या वेसोफिल्स हो सकते हैं। सेकंड बात आती है द एंटीजन
ये एंटीबॉडी की बात होगी। यहां अपन बात करें द एंटीजन कंबाइंड विद द सेल फिक्स्ड एंटीबॉडी। जो एंटीजन होता है वो कंबाइंड होगा एंटीबॉडी के साथ में, लेकिन एंटीबॉडी कैसी है, फिक्स है। तो लीडिंग टू रिलीज ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस विच इज द प्रोड्यूस क्लिनिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहां पर जब ये क्या होगी, ये कंबाइंड होने के बाद में रिलीज करेंगे, किसको रिलीज करेंगे, फार्माकोलॉजिकल आपके एक्टिव सब्सटेंसेस को, जो कि क्या करेंगे, आपके प्रोड्यूस करेंगे क्लिनिकल रिएक्शंस को। बात आती है समझ में, ये आपका हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई जो एनाफाइलेटिक होता है, इसके अंदर जो टाइप ऑफ इमीडिएट होता है, या मैं कहूं कि टाइप जो होता है वो कौन सा होता है, आईजीई होता है। क्या होता है, आईजीई होता है। मीडिएट का टाइप क्या होता है, आईजीई होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आईजीई मीडिएट रिएक्शन। बात आती है समझ में। तो ये कंप्लीट आपका किसके बारे में हो गया, टाइप 1 के बारे में, एनाफाइलेटिक के बारे में हो गया। अब अपन बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। उससे पहले आप इसको लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है आपका मैकेनिज्म। देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एनाफाइलेक्स की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म का मतलब है कि भाई ये कैसे हमें इन्फेक्ट करता है, एक तरीके की बात यह है, यानी कैसे ये क्लिनिकली हमें कॉज करेगा। तो देखिएगा, ये आपकी मास्ट सेल है, सपोज दैट ये क्या आपकी क्या है, मास्ट सेल है, और मास्ट सेल पर आपका जो मीडिएटर है वो कौन है, आईजी ही है। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, वाइंड हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। ये आपका आईजीई का क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। ये मास्ट सेल थे, मास्ट सेल पर क्या लगे हुए होते हैं, इस रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे करके, ऐसे, ये क्या है, रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स पर क्या वाइंड हो जाएगा, जाकर के आपके आईजीई वाइंड हो जाएगा। आईजीई वाइंड होने के बाद में आपका कोई भी एलर्जेन है, कोई भी एलर्जेन हो, वो क्या करेगा, आपके पास पहुंचेगा। एलर्जेन जैसे ही पहुंचेगा तो ये जो आपकी आईजीई है, ये इसको क्या कर लेगा, वाइंड कर लेगा। तो देखिएगा, एलर्जेन जैसे वाइंड होंगे, ये आपके रिलीज करेंगे किसको, मीडिएटर को। किसको रिलीज करेंगे, मीडिएटर को। और यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, क्लिनिकल कॉज ऑफ द एनाफाइलेसिस। ठीक है, ये आपको मैंने क्या बताया, यहां पे, यहां जो ये काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि आपका आईजीई वाइंड हो रहा है फॉरेन पार्टिकल के साथ में, यानी जो भी एलर्जेन है, एलर्जेन के साथ में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्या होता है, आपका मैकेनिज्म होता है, किसका, आपके मैकेनिज्म ऑफ द एनाफाइलेसिस के। ठीक है, इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन से भी जुड़ जाएं। वहां पे भी अपन फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टॉपिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ये अपन इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और अब अपन आगे बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। उससे पहले अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो प्लीज एक बार इसे बनाएं, और उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट है आपका केमिकल मीडिएटर। केमिकल मीडिएटर का मतलब जो भी आपके केमिकल मीडिएटर्स हैं जो इस प्रोसेस को, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, उनमें से पहला है आपका प्राइमरी मीडिएटर। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी मीडिएटर। ठीक है, प्राइमरी मीडिएटर में क्या है, विच आर द परफॉर्म्ड कंटेंट ऑफ द मास्ट सेल एंड बेसोफिल। ये कहां से परफॉर्म होते हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल से। लेकिन यहां क्या है, विच आर न्यूली फॉर्म्ड अपॉन द स्टिमुलेशन। ये किसके द्वारा बनते हैं, स्टिमुलेशन के द्वारा, ऑफ मास्ट सेल, बेसोफिल एंड अदर ल्यूकोसाइट्स। क्लियर। सेकंड बात आती है कि भाई ये इंक्लूड कौन कौन से मीडिएटर्स को करते हैं, तो वो चीज अपन बात करें तो सबसे पहले हिस्टामिन, ये आपका प्राइमरी मीडिएटर है। सेरोटोनिन प्राइमरी मीडिएटर है। आपका इओसिनोफिल कीमोटैट्रिक फैक्टर ऑफ एनाफिलेटिक, यानी कि ECFA, ये क्या है आपका प्राइमरी मीडिएटर है। दूसरा है आपका प्रोटीज, तीसरा है आपका हाइड्रोलेज। ठीक है, बात करें सेकेंडरी मीडिएटर्स की तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं, तो पहला है आपका स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ द एनाफाइलेसिस, SRSA। दूसरा है आपका प्रोस्टिग्लैंड्स। तीसरा है आपका थ्रोम्बोजिनेस। चौथा है आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF, और
फाइनल है आपका साइटोकाइनेज। ठीक है, साइटोकाइनेज है, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिएटर हैं, वो भी कैसे, केमिकल मीडिएटर्स, जो कि प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं। बात आती है समझ में? तो ये कंप्लीट आपके किसके बारे में हो गया, केमिकल मीडिएटर्स के बारे में। छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे अपन, एक है आपका एटोपी, और फिर पढ़ेंगे डायग्नोसिस, और फिर पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट। और पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एटोपी की। देखिएगा नेक्स्ट है आपका एटोपी। वैसे अगर वर्ड का मतलब समझें एटोपी का, तो एक तरीके से क्या होता है, आपके जो जेनेटिक एलर्जियन होते हैं, जेनेटिक एलर्जी होती है उसको बोलते हैं, वर्ड का मीन जो है। बाकी इसके अंदर अपन क्या देखने वाले हैं वो समझें। एटोपी रन इन फैमिलीज, यानी ये परिवारों के अंदर देखी जाती है, रन होती है। ठीक है, दीज इंडिविजुअल हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस रेगिन एंटीबॉडी इन द अनयूजुअल लार्ज अमाउंट, यानी कि इनके पास में इंडिविजुअल टेंडेंसी होती है प्रोड्यूस करने की रेगिन एंटीबॉडीज को, जो कि कैसी होती हैं, कैसे अमाउंट में करती है, लार्ज अमाउंट में, वो भी कैसा, अनयूजुअल अमाउंट, यानी कि जिसकी कोई यूजुअली आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शंस अकर एट द साइट ऑफ द एंट्री ऑफ द एंटीजन, इनहेलेशन ऑफ द पोलन्स। देखो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया जा रहा है कि ऐसी रिएक्शंस कहां कर होती हैं, एंट्री ऑफ द एंटीजन, यानी कि जहां से एंटीजन की एंट्री होती है, और किससे एंट्री होती है, इनहेलेशन ऑफ द पोलन अफेक्ट लंग, जो कि क्या करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। देखिए थोड़ा सा समझेंगे इसको, ऐसे करके आपके क्या होते हैं, ये आपके लंग्स हैं, ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए समझा रहा हूं, समझने के लिए ही समझना है, ऐसे करके। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये कहां से स्टार्ट होती है, एंट्री से स्टार्ट होती है। मान के चलिए इसको अपन ने क्या किया, इंजेक्शन के दौरान इसको इंटर कर लिया, हमारे पोलन को इंटर किया। पोलन यानी जो आपके बगीचे के अंदर पाए जाने वाले पुष्प होते हैं, उनसे होने वाली ये एलर्जेन होता है एक तरीके से पोलन। तो ये क्या करेगा, आपके लंग्स में पहुंचेगा, जो कि क्या करेगा, आपकी ब्रोंकल अस्थमा को करता है। क्या करता है भाई, ब्रोंकल अस्थमा को करता है। इंजेक्शन ऑफ द फिश के कारण हो सकता है। मिल्क, एग एंड ड्रग ईटीसी एंड द कॉन्टैक्ट लीड टू द लोकल एलर्जी, जो कि क्या किसको बताता है, लोकल एलर्जी को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द एटोपन कंबाइंस, जो आपके पोलन आया या फिर कोई भी एटोपन्स आए, वो कंबाइन होंगे विद द सेल, बाउंड होंगे किसके साथ में, आईजीई एंटीबॉडी के साथ, जो कि फिक्स्ड है कहां पर, सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। ठीक है, यानी कि जो ये एटोपन है, एटोपियन है, ये कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड यानी कि ये फिक्स हो जाते हैं, बंध जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं विद द सेल बाउंड, यानी कि सेल बाउंड में, जो कि क्या सेल बाउंड है, कैसी सेल से, जो कि बाउंड है किससे, आईजीई एंटीबॉडीज से, जो कि फिक्स्ड होती है कहां पर, सरफेस ऑफ द मास्ट सेल एंड वेसोफिल्स। एंड दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, दीज सेल्स टू रिलीज द मीडिएटर्स, किसको, टू दीज सेल्स रिलीज द मीडिएटर्स, जो कि मीडिएटर्स को क्या करता है, रिलीज करता है। एंड रिजल्टिंग इन द क्लिनिकल फीचर ऑफ द एटोपी, जो कि क्या आता है, इसका रिजल्ट एटोपी आता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जांपल के तौर पर ऑफ द एटोपी इंक्लूड फूड एलर्जी, डस्ट एलर्जी एंड ड्रग एलर्जी। ये इसको क्या करती है, इंक्लूड रहता है, यानी कि एटोपी एलर्जी के अंदर क्या देखते हैं अपन, फूड, डस्ट एंड ड्रग एलर्जी, इसको क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो ये एटोपी के बारे में हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना आवश्यकता है, इसको देखें, लिख लीजिएगा, लिखना नहीं है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन हमारा है एसके पैरामेडिकल क्लासेस के नाम से, वहां पे भी जुड़ सकते हैं। फटाफट से इसको लिखिए, फिर अपन बात करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में, और आज का वीडियो फिर यही समाप्त करेंगे। फटाफट से लिखें, नेक्स्ट पॉइंट है इसका डायग्नोसिस। देखिएगा डायग्नोसिस की बात करते हैं, ये टाइप 1 की बात हो रही है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं डायग्नोसिस की। तो देखिए डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, स्किन प्रिक टेस्टिंग करते हैं इसके लिए अपन, जो कि एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसमें अपन आईजीई का पता चलाते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि भाई इसको हाइपर सेंसिटिविटी का फर्स्ट टाइप तो नहीं है, जैसे क्या बोल रहे हैं अपन, एनाफिलाइटिक बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका टिपिकल क्लिनिकल हिस्ट्री, यानी कि अगर आपको इन पास्ट कोई भी किसी भी प्रकार की
टिपिकल हिस्ट्री हो, यानी कि रिलेटेड टू अस्थमा, रिलेटेड टू कोई भी आपको रिएक्शन हो, हाइपर सेंसिटिविटी की कोई प्रॉब्लम हो, एलर्जी अगर है तो उसका कोई हिस्ट्री रहा हो टिपिकल, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने देखा हो कि भाई बहुत ज्यादा ग्रसित रही हो किसी भी चीज से, तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, एक हिस्ट्री से भी इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। और क्या करते हैं अपन, एग्जामिनेशन तो इसके लिए किए ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेजरिंग द स्पेसिफिक आईजी इन द सीरम। सीरम के अंदर स्पेसिफिक आईजी का वैल्यू आपको पता करना होता है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो आप ऑब्वियसली कह सकते हैं कि इनको टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस हैं, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है इसको। तो उसमें अपन इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इन द एनाफिलाइटिक रिएक्शंस में अपन क्या करेंगे, तो फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड, यानी कुछ ये ड्रग्स हैं जिनको अपन इसके अंदर यूज में लेते हैं। सबसे पहला है आपका एप्रीनेफ्रिन, आप इसके लिए हाइपरसेंसिटिव टाइप 1 के लिए इसको डिसॉल्व करने के लिए, इसका ट्रीट करने के लिए इसको यूज लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटीहिस्टामाइंस, इसको भी अपन यूज में लेते हैं किसके लिए, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए। और नेक्स्ट है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये अपन इसके अंदर 3 प्रकार के ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारे और भी हैं जो अपन लेते हैं, बट मैंने इसमें आपको 3 ही मेंशन किए हैं, बाकी और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो नेट पे बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है, बुक्स के अंदर बहुत नॉलेज है। तो ये आपका डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, टाइप 1 की बात हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी की। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप 2, 3 एंड 4 के बारे में, और फिर आपका हाइपर सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स जो भी बाकी हैं वो अपन करते रहेंगे ऐसे ही, और अधिक जानकारी के लिए, अधिक डिटेल में क्लासेस के लिए और प्रत्येक टॉपिक की क्लास के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, एसके पैरामेडिकल क्लासेस, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां हर प्रकार का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, और आने वाले कुछ समय में आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि दीपावली के उपलक्ष्य में अपन निकालने वाले हैं। जी हाँ, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।